अमेरिका के लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग एक छोटी सी मछली की वजह से लगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें इस्राइल, अमेरिका, यमन, ईरान, हमास और फिलिस्तीन को लेकर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस किस तरह से जल रहा है, इस पर मैं लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ। मैंने इस आग को ऊपर वाले का अजाब, कहर बताया, गजा में हो रहे नरसंहार का परिणाम, नतीजा बताया और अब ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने भी इस आपदा की तुलना गजा में हुए विनाश से की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आगे आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि जो कहर यानी कि जो आग लगी है अमेरिका के लॉस एंजलिस में, अब तक उससे कितना नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत में अमेरिका की किस तरह से कमर टूटने वाली है। ये भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो फायर फाइटर्स हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार फैलती ही चली जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगातार तबाही ही मचा रही है और किस मछली को अब अमेरिका में लगी आग का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और किसने ठहराया है, ये भी बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि किस देश ने इस्राइल के सैनिकों पर शिकंजा कसा है युद्ध अपराध के आरोप में, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने इस्राइली छात्रों पर आरोप लगाने के बाद क्यों इस्तीफा दे दिया, ये भी आपको बताऊंगी। हमास ने इस्राइल के बंधकों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे नेतन्याहू को लेकर विरोध उनके देश में बढ़ सकता है। पूरा मामला आगे आपको बताऊंगी। ईरान की मिसाइल सिटी की जो तस्वीरें सामने आई है वो भी आपको दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ दिलचस्प आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिला। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि लॉस एंजलिस में जो तबाही मची हुई है, जो नुकसान अमेरिका को हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये आग बुझ नहीं रही है। क्यों नहीं बुझ रही है और आग लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, किस कारण की वजह से, इसका क्या कारण सामने आया है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको जो नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की कमर टूटने वाली है, वो बता देती हूँ। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कई सारी तबाही की तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं आप कि किस तरह की तबाही लॉस एंजलिस में हुई है। हर तरफ जला हुआ घर और राख ही राख नजर आ रही है। इस आग ने न केवल हजारों घरों को राख में बदल दिया है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया है और अमेरिका की सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से मरम्मत और पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत अब 120 बिलियन से 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी तबाही से राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सकता क्या है, पहुंचा भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यावरण का बुरा हाल, तहस नहस हो गया। पेड़ जल गए हैं दोस्तों और पूरे जंगलों में आग लग रही है। 6 जंगल बताए जा रहे हैं कि इस वक्त आग में धधक रहे हैं। कितने भयानक हालात हैं लॉस एंजलिस के, इसके अंदाजा इस वीडियो से आप लगा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पहली नजर में देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे आग का समंदर हो, लेकिन जैसे ही एक प्लेन आता है तो पता चलता है कि ये समंदर नहीं बल्कि जमीन है। जमीन में आई आग की लहर है। देखिए कि किस तरह से आग ही आग, धुआं ही धुआं चारों ओर नजर आ रहा है। इस वीडियो में लॉस एंजलिस के पास, हिडन हिल्स के पास केनेथ फायर से लड़ने के लिए पानी गिराने वाले विमान को दिखाया गया है। देख सकते हैं आपकी किस तरह से एयरक्राफ्ट कोशिश कर रहा है पानी गिराकर आग बुझाने की, लेकिन अफसोस की आग फैलती ही जा रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। लॉस एंजलिस के पास केनेथ फायर ने मात्र कुछ ही घंटों में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा इलाका अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग के कारण 1,80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। एक और वीडियो देखिए। ये आग के बुझाने के बाद का विनाशकारी, जब आग बुझ गई दोस्तों, धीमी हो गई, हल्की हो गई, तो उसके बाद का विनाशकारी दृश्य है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। सुलगती हुई आग से
आसमान में धुएं का गुबार और हर तरफ जले हुए पेड़ पौधे और घरों का मलबा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी फिल्म का सेट हो, किसी फिल्म का सीन हो। पर अफसोस, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस की सच्चाई है इस वक्त की। दोस्तों, तमाम कोशिशों और संसाधनों के बावजूद भी आग अभी भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी है और धीरे धीरे अन्य इलाकों में फैलती ही चली जा रही है ये आग। इससे नुकसान का दायरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन सामने आ रही नई तस्वीरें इस तबाही की गंभीरता को दिखा रही हैं कि किस कदर की तबाही, किस कदर का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। अब सवाल ये कि लाख कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं बुझ रही है लॉस एंजलिस की आग। तो वैज्ञानिकों ने अब खुलासा किया है। हालांकि दोस्तों, मैं भी आपको इस बारे में बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से जो वैज्ञानिकों का कहना है वो सुन लीजिए। अमर उजाला की एक खबर के अनुसार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के जल विज्ञानी मिंग पैन ने ये बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया बेहद सूखा है और इस वजह से लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और बढ़ती ही चली जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जनवरी की शुरुआत में दक्षिणी कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी की नमी का जो स्तर था, जो लेवल था, वो 2% के ऐतिहासिक तौर पर कम था। हालांकि कुछ और भी कारण अब सामने आ रहे हैं। कई लोग अग्निशमन विभाग में विविधता, समानता और समावेशी यानी कि DEI को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसको लेकर टेस्ला के CEO एलन मस्क और बिल एकमैन ने भी पोस्ट किया है। मस्क ने कई वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अग्निशमन विभाग की DEI पहल को जंगल में लगी आग के फैलने का कारण बताया। मस्क ने विभाग के काम करने के तरीके की भी आलोचना की और कहा कि DEI का मतलब है लोगों की मौत। वहीं दोस्तों, इस आग के लिए एक मछली को भी, एक छोटी सी मछली को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यानी कि जो आग लगी है लॉस एंजलिस में, इतनी विनाशकारी आग, उसके लिए एक मछली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या वाकई में आग लॉस एंजलिस के ऊपर वाले की बनाई हुई एक छोटी सी मछली की वजह से लगी है? दरअसल दोस्तों, जागरण की एक खबर के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंगल में लगी आग के लिए एक डेल्टा स्मेल्ट नामक एक छोटी सी मछली को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर डेल्टा स्मेल्ट मछली को लेकर गवर्नर जो हैं गोविन, उन पर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि स्मेल्ट नामक एक बेकार मछली को कम पानी देकर बचाने के लिए कैलिफोर्निया के लोगों की परवाह नहीं की गई और आज सभी इसका अंजाम देख रहे हैं। ट्रंप ने दोस्तों ये भी कहा कि आपदा खुद लाई गई है, बल्कि आई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बेकार गवर्नर से मैं मांग करता हूं कि कैलिफोर्निया में साफ और ताजा पानी बहने दे। अब दोस्तों, ट्रंप ने ऐसा आखिर क्यों कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ट्रंप और कई वैज्ञानिकों का ये दावा है कि सैक्रामेंटो सैन जोकिन डेल्टा में लुप्त हो रही डेल्टा स्मेल्ट फिश को बचाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उससे पानी पंप करने की क्षमताओं पर बैन लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि इससे अग्निशमकों की पानी तक पहुंचने की समस्या हो रही है। ट्रंप ने लॉस एंजलिस के आसपास के जंगलों में आग के खतरे पर पहले भी कई बार चर्चा की है। उन्होंने पहले भी कहा था कि एक छोटी सी मछली को बचाने के लिए उत्तर की ओर का पानी प्रशांत महासागर में बहा दिया जाता है। लाखों करोड़ों गैलन पानी जो है वो बर्बाद होता है। दोस्तों, अब ईरान की बात करते हैं। ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है। जी हाँ, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने इस जगह को मिसाइलों का शहर कहा है, जो दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कदम ईरान ने रक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए उठाया है और अपने दुश्मनों को ये दिखाने के लिए उठाया है कि देख लो, अगर हमला किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए डर कर रहो। प्रेस टीवी द्वारा जारी की गई तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी मिसाइल सिटी का प्रदर्शन ईरान ने किया है। दुश्मनों को दिखाया है कि देख लो हमारे पास क्या क्या है, जिससे हम तुम्हें नक्शे से मिटा सकते हैं।
यमन से भी बड़ी खबर है दोस्तों। यमन ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया है। यमन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य अमेरिकी युद्धपोतों पर जवाबी हमला किया है। ये कार्रवाई वॉशिंगटन द्वारा गजा में इसराइल के जनसंहार का समर्थन करने और यमन के इसराइल विरोधी कदमों को उठाने की जो कोशिश है उसके खिलाफ की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली सेना ने अपने सैनिकों को कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। टाइम्स ऑफ इसराइल के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सेना IOF ने अपने सैनिकों को अंतरराष्ट्रीय मुकदमों से बचाने के लिए नया कदम उठाए हैं। अब ब्रिगेडियर जनरल से जो नीचे रैंक वाले सैनिक हैं उनको भी चेहरे को धुंधला करने के लिए कहा गया है, यानी कि अब उनके भी जो चेहरे हैं वो धुंधले किए जाएंगे और उनके नाम मीडिया में नहीं बताए जाएंगे। ये नियम पहले सिर्फ खास जो यूनिट्स है उस पर लागू होता था, लेकिन अब सभी सैनिकों पर यह नियम लागू होगा। इंटरव्यू के दौरान सैनिकों को किसी विवादित घटना का जिक्र करने से बचने की सलाह भी दी गई है। ये कदम तब उठाया गया है जब ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गजा में किए गए जनसंहार के लिए IOF सैनिकों पर जांच शुरू की गई है। ब्राजील में एक सैनिक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ दिया था, या कहें कि देश से भगा दिया गया था। इसराइल ने प्लानिंग के तहत देश से उसे निकाल लिया। दूसरी तरफ इस नए जो नियम बनाया गया है, इस नए नियम के बीच ये खबर भी सामने आई है कि युद्ध अपराधी इसराइल के सैनिकों पर दूसरे देश में शिकंजा कसा जा रहा है। प्रेस टीवी ने अपनी एक खबर में ये बताया है कि स्वीडन में एक इस्राएली सैनिक बियाज बेन डेविड पर युद्ध अपराधों का केस दर्ज किया गया है। ये केस हिंद रजब फाउंडेशन यानी कि HRF नामक प्रो पैलेस्टाइन संगठन ने दर्ज कराया है। बेन डेविड जो एक स्नाइपर और स्टाफ का सर्जेटर है, उस पर जो है वो गजा में हाल ही में हुए सैन्य अभियान के दौरान युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। इस केस में स्वीडन की राष्ट्रीय अपराध इकाई को तस्वीरें, वीडियो और गवाहों की गवाही समेत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों की रिपोर्ट्स सौंप दी गई है। इन सबूतों से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो बेन डेविड है, इसराइल का सैनिक, उसने गजा में निर्दोष लोगों पर हमला किया है। दोस्तों, हिंद रजब फाउंडेशन ने पहले भी कई देशों में इस्राएली सैनिकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, ब्राजील में भी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से उनके देश की जनता को दुनिया भर में भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को भी। ऐसा ही एक मामला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया है। हालांकि दोस्तों, ये मामला भेदभाव से ज्यादा साजिश का लग रहा है, जो कि इसराइलियों के सपोर्ट में फिलिस्तीन की आवाज को दबाने के लिए की गई है। इस मामले से ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी समझ आ रहा है कि इसराइल के लोगों के अंदर, वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, किस तरह की नफरत फिलिस्तीनियों को लेकर भरी हुई है। और अगर कोई उस नफरत को देखकर उनके खिलाफ बोलता है, उन्हें रोकता है, तो उसे अपनी नौकरी त्यागनी पड़ती है, नौकरी छोड़नी पड़ती है। यही कैथरीन फ्रैंक के साथ हुआ दोस्तों। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैथरीन फ्रैंक, जो साल 2000 से कानून पढ़ा रही थी, वो अब इस्तीफा देकर चर्चा में आ गई हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने इस्राएली छात्रों के खिलाफ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण टिप्पणी की थी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कैथरीन ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस्राएली छात्र जो अपनी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद आते हैं, कैंपस में फिलिस्तीनी छात्रों को परेशान करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको मैंने बता ही चुकी हूं अपने कई वीडियो में कि जो इसराइल में नियम है कि हर परिवार के जो लोग हैं वो सेना में जरूर जाते हैं, भले ही कुछ साल के लिए ही क्यों ना हो, वो सेना में जाते जरूर हैं और वो ट्रेंड होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग होती है, और जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिलिस्तीनी छात्रों को परेशान करते हैं। यही आरोप जो कैथरीन है उन्होंने लगाया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो आगे देखिए, सुनिए। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मामला तब और उलझ गया जब फ्रैंक ने डेमोक्रेसी नाउ को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि इस्राएली छात्रों ने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर स्कंक स्प्रे नाम का रासायनिक हमला किया था। ये बड़ा खुलासा था जो फिलिस्तीनियों के लिए इस्राएल के छात्रों की
नफरत को उजागर करता है। प्रोफेसर कैथरीन ने के उस बयान जो ये इन्होंने बयान दिया, इन बयानों के बाद उनके अपने ही जो सहयोगी थे, जो साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत कोलंबिया की ऑफिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड अफर्मेटिव एक्शन में दी गई। आरोप था कि उनके बयानों ने इस्राएली छात्रों के साथ भेदभाव और दुश्मनी का माहौल बनाया। यूनिवर्सिटी ने इस हमले की जांच एक बाहरी जो लॉ फर्म थी वहां पर कराई। जांच में यह पाया गया कि प्रोफेसर फ्रैंक, जो कैथरीन फ्रैंक थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी की एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिकायत करने वाले प्रोफेसर का नाम एक रिपोर्टर को बताया, जिससे रिटेलिएशन पॉलिसी का भी उल्लंघन हुआ। इसके अलावा जांच में जो स्कंक स्प्रे नाम का रासायनिक हमला करने का प्रोफेसर फ्रैंक ने जो आरोप लगाया था इस्राएली छात्रों पर, उसे भी झूठा बताया गया। कहा गया कि यह सिर्फ एक मजाकिया फार्ट स्प्रे था जिसे ऑनलाइन खरीदा गया था। प्रोफेसर फ्रैंक ने इन आरोपों को राजनीतिक और बेबुनियाद बताया। हालांकि दोस्तों, उन्होंने कहा कि उन्हें फिलिस्तीनी छात्रों का समर्थन करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसराइल और फिलिस्तीनी जो मुद्दे हैं उन पर बहस का माहौल ही खत्म कर दिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिलिस्तीनियों की आवाज को दबाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। अगर कोई प्रोफेसर भी सच दिखाता है तो उस पर जांच बिठाई जाती है और उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी नौकरी ही छोड़ दे। एक तरफ दुनिया भर में दोस्तों जो इस्राइल है वो बेचारा बनकर चिल्ला रहा है कि अरे देखो देखो, हमास ने तो हमारे लोगों को बंधक बना लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये जानते हुए कि हमास के पास उसके बंधक है, वो गजा पर लगातार बमबारी कर रहा है, बमबारी करने से पीछे नहीं हट रहा है, जरा भी संकोच नहीं कर रहा है, ये जानकर भी कि इसमें उसके बंधक को की भी जान जा सकती है। और अब कुछ ऐसी ही बात हमास ने कही है। प्रेस टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के अल कस्साम ब्रिगेड्स ने यह दावा क्या है कि गजा के उत्तरी हिस्से में रखे गए ज्यादातर इस्राएली बंधक गायब हो गए हैं। इस गंभीर स्थिति के लिए हमास ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। हमास के सशस्त्र विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा कि गजा पर इस्राएली सेना की लगातार बमबारी के कारण ज्यादातर इस्राएली बंधक लापता हो गए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने साफ कहा कि इन बंधकों की जिंदगी और उनकी स्थिति के लिए पूरी तरह से इस्राएल सरकार और सेना जिम्मेदार है। अब आप खुद सोचिए, अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फिक्र होती बंधकों की, तो क्या वो ये जानते हुए कि हमास के कब्जे में बंधक हैं, उनकी जान जा सकती है हमले की, वो हमले करता, जबकि बंधकों के परिवारों ने इसराइल में कई बार प्रदर्शन किए हैं। वे नेतन्याहू सरकार से गजा में युद्ध रोकने और बंधकों को सुरक्षित वापस लाने की अपील कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने अब तक किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब तो दोस्तों यही निकलता है कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ प्यारा नहीं है, वो चाहे बंधक ही क्यों ना हो। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी वीडियो को जल्दी से कर दीजिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।